परिचय। द ट्रायल का ओवरव्यू। फ्रांज काफ्का की द ट्रायल 1914 में लिखी गई और 1925 में प्रकाशित हुई 20वीं सदी के साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी और जस्टिस की अनिश्चित प्रकृति जैसे विषयों को गहराई से छूती है। इस उपन्यास में जोसेफ के डॉट, जो एक बैंक क्लर्क है, अचानक एक सुबह बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार हो जाता है। पूरी कहानी में जोसेफ के एक जटिल और अस्पष्ट लीगल सिस्टम को समझने के लिए संघर्ष करता है, जिससे काफ्का की आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की आलोचना साफ झलकती है। यह उपन्यास एक व्यक्ति की असहायता को दर्शाता है, जो एक अदृश्य और सर्वशक्तिमान अथॉरिटी के सामने पावरलेस महसूस करता है। काफ्का का यह काम कई तरीकों से इंटरप्रेट किया गया है, जैसे कि टोटलिटेरियनिज्म की आलोचना, काफ्का की निजी एंग्जाइटीज का रिफ्लेक्शन और मानव अस्तित्व पर एग्जिस्टेंशियल कमेंट्री। चैप्टर 1 द अरेस्ट। कहानी की शुरुआत जोसेफ के अपार्टमेंट में अचानक उसकी गिरफ्तारी से होती है। दो वार्डर्स, फ्रांज और विलम, उसे यह सूचना देते हैं कि उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किस अपराध के लिए यह नहीं बताया जाता। यह घटना कहानी की एब्सर्डिटी और कंफ्यूजन की शुरुआत है, जो जोसेफ के लीगल सिस्टम के साथ सभी इंटरैक्शंस में देखने को मिलेगी। की कॉन्सेप्ट्स। एब्सर्डिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अरेस्ट का दृश्य यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी इलॉजिकल और आर्बिट्रेरी हो सकती है। जोसेफ को बिना किसी अपराध के जानकारी दिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और अधिकारी उसकी स्थिति के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल। जोसेफ अपने जीवन पर नियंत्रण खोने का अनुभव करता है, जिसका प्रतीक उसकी अचानक और इनएक्सप्लिकेबल गिरफ्तारी है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल अथॉरिटी। वार्डर्स फेसलेस अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो omnipotent और ओपेक है। जोसेफ की गिरफ्तारी के पीछे के कारणों को न समझ पाने की उसकी असमर्थता लार्जर थीम को रिफ्लेक्ट करती है, जहां व्यक्ति प्रणाली के सामने पावरलेस महसूस करता है। Important quotes. Someone must have been telling lies about Joseph K. He knew he had done nothing wrong, but one morning he was arrested. किसी ने जरूर जोसेफ के बारे में झूठ फैलाया होगा। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एक सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। It was as if he were being condemned without having had a chance to defend himself. ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिना बचाव का मौका दिए ही दोषी ठहराया जा रहा हो। Key lessons. यह उपन्यास दर्शाता है कि व्यक्ति उन सिस्टम्स में फंस सकता है जिन्हें वह न समझ सकता है और नहीं नियंत्रित कर सकता है, जिससे असहायता और डिस्पेयर की भावना उत्पन्न होती है। काफ्का की ब्यूरोक्रेसी की पोर्ट्रेयल डिह्यूमनाइजेशन और इंडिविजुअल राइट्स के लॉस को उजागर करती है। पहला अध्याय एग्जिस्टेंशियल थीम्स की शुरुआत करता है, खासकर न्याय और अर्थ खोजने के संघर्ष को एक एब्सर्ड वर्ल्ड में। चैप्टर 2 फर्स्ट इंटेरोगेशन। इस अध्याय में जोसेफ को पहली इंटेरोगेशन के लिए सम्मन किया जाता है। वह एक जर्जर इमारत में पहुंचता है, जहां उसे एक केओटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड कोर्ट का सामना करना पड़ता है। इंटेरोगेशन एक मजाक जैसा होता है और अधिकारी सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। जोसेफ अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके तर्कों को उदासीनता या शत्रुता के साथ नजरअंदाज कर दिया जाता है। की कॉन्सेप्ट्स। द इल्यूजन ऑफ जस्टिस। कोर्टरूम का दृश्य यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली कितनी आर्बिट्रेरी और कैप्रिशियस हो सकती है। कोर्ट अधिकतर अपने पावर को बनाए रखने में रुचि रखता है, न कि न्याय प्रदान करने में।
एलियनेशन एंड आइसोलेशन। जोसेफ के अपने आसपास की दुनिया से और अधिक अलग थलग महसूस करता है। उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिशें उसकी आइसोलेशन की भावना को और गहरा कर देती है। पावरलेसनेस। जोसेफ के की अदालत की अथॉरिटी के सामने असहायता इस पूरे अध्याय में स्पष्ट होती है। अपने बचाव के सभी प्रयासों के बावजूद वह प्रोसीडिंग्स को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। Important quotes. You must realize that I am not guilty. It is a mistake. How could I be guilty? And even if I were guilty, I could not be held responsible. तुम्हें समझना होगा कि मैं दोषी नहीं हूँ। यह एक गलती है। मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ? और अगर मैं दोषी भी हूँ, तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। The proceedings are going to be kept secret not only from the general public but from you too. कार्यवाही को न केवल जनता से बल्कि आपसे भी गुप्त रखा जाएगा। Key lessons. यह अध्याय न्याय की खोज की व्यर्थता को उजागर करता है, खासकर तब जब सिस्टम फंडामेंटली अनजस्ट हो। काफ्का की कोर्ट की पोर्ट्रेयल एक chaotic और एब्सर्ड स्पेस के रूप में लार्जर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स की आलोचना का हिस्सा है। अध्याय एलियनेशन और आइसोलेशन के थीम्स को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जोसेफ के दुनिया से और अधिक डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगता है। Chapter 3 In the Empty Courtroom. इस अध्याय में जोसेफ के रविवार को कोर्टरूम लौटता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वह इमारत का पता लगाता है और पाता है कि यह एक लैबिरिंथाइन संरचना है जो अंधेरी और ऑप्रेसिव जगहों से भरी हुई है। उसे एक स्टूडेंट बर्टोल्ड और एक जज की पत्नी मिलती है जो उसे कोर्ट के कामकाज के बारे में कुछ जानकारी देती है, लेकिन जितना ज़्यादा जोसेफ के सीखता है, उतना ही ज़्यादा वह कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड महसूस करने लगता है। Key concepts. The labyrinthine nature of bureaucracy. Empty courtroom और इमारत की confusing layout symbolize करती है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी complex और opaque होती है। The absence of justice. Empty courtroom न्याय की अनुपस्थिति का एक Chapter 4 The Whipper. इस अध्याय में जोसेफ के अपने काम की जगह बैंक लौटता है और पाता है कि दो वार्डर्स फ्रांस और विलम को एक स्टोरेज रूम में कोड़े मारे जा रहे हैं। यह सजा उनके द्वारा जोसेफ के साथ गिरफ्तारी के दौरान किए गए दुर्व्यवहार के कारण दी जा रही है। प्रारंभिक झटके और डर के बावजूद जोसेफ के ने हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं किया और रूम छोड़कर अपने काम पर लौट आता है।
यह दृश्य कानूनी प्रणाली की बर्बरता और अमानवीयता के साथ साथ जोसेफ के की बढ़ती असहायता और रेजिग्नेशन को दर्शाता है। की कॉन्सेप्ट्स: ब्रूटैलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। कोड़े मारने का दृश्य कानूनी प्रणाली की बर्बरता और अमानवीयता की एक कड़ी याद दिलाता है। यह सजा किसी असली अपराध के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके कर्तव्यों को सही से निभाने के लिए दी जा रही है। मोरल एम्बिग्यूटी: जोसेफ के का कोड़े मारने के मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय उसकी स्थिति की नैतिक दुविधा को दर्शाता है। वह वार्डर्स की मदद करने की इच्छा और कानूनी प्रणाली में और उलझने के डर के बीच फंसा हुआ है। रेजिग्नेशन एंड हेल्पलेसनेस: इस अध्याय में जोसेफ के की बढ़ती रेजिग्नेशन और असहायता स्पष्ट होती है। प्रारंभिक डर के बावजूद वह अंत में कुछ भी नहीं करने का निर्णय लेता है, जो उसकी बढ़ती पावरलेसनेस को दर्शाता है। Important quotes: What have they done to deserve that? It's a disgrace. उन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये कोड़े मारे जा रहे हैं? यह अपमानजनक है। He walked past the storage room, slowly shaking his head and whispering to himself, "It is all absurd." वह धीरे धीरे स्टोरेज रूम के पास से गुजरता है, अपना सिर हिलाते हुए और खुद से फुसफुसाता है, यह सब बेतुका है। Key lessons: कोड़े मारने का दृश्य कानूनी प्रणाली की बर्बरता और मनमानेपन को उजागर करता है, जो बिना किसी कारण व्यक्तियों को सजा देती है। जोसेफ के का हस्तक्षेप न करना उसकी नैतिक दुविधा और बढ़ती असहायता को दर्शाता है। काफ्का की कानूनी प्रणाली की पोर्ट्रेयल एक क्रूएल और आर्बिट्रेरी फोर्स के रूप में उपन्यास के प्रमुख थीम्स को मजबूत करती है, जैसे एलियनेशन, पावरलेसनेस और आधुनिक जीवन की एब्सर्डिटी। चैप्टर 5 द अंकल लेनी। इस अध्याय में जोसेफ के का चाचा उसे मिलने आता है, जो उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को लेकर बहुत चिंतित है। उसका चाचा जोसेफ के को एक वकील हल्ड से मिलने ले जाता है, जो बीमार है और बिस्तर पर लेटा है, लेकिन कोर्ट में काफी प्रभावशाली माना जाता है। इस मुलाकात के दौरान जोसेफ के की मुलाकात लेनी से होती है, जो हल्ड की नर्स है और जोसेफ के में रोमांटिक रुचि दिखाती है। यह अध्याय कानूनी प्रणाली की जटिलता और जोसेफ के की उसमें बढ़ती उलझन को और गहराई से दर्शाता है। की कॉन्सेप्ट्स: इन्फ्लुएंस एंड करप्शन। हल्ड का किरदार कानूनी प्रणाली में व्याप्त प्रभाव और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। भले ही वह बीमार है, फिर भी उसके पास कोर्ट में बहुत ताकत है, जिससे कानूनी प्रणाली की ओपेक और आर्बिट्रेरी प्रकृति उजागर होती है। द फ्यूटिलिटी ऑफ लीगल डिफेंस। हल्ड और लेनी के साथ जोसेफ के की बातचीत यह दिखाती है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के सभी प्रयास व्यर्थ है। कानूनी प्रणाली एक बंद और सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम है, जहां न्याय की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं है। सेडक्शन एंड मैनिपुलेशन। लेनी का जोसेफ के प्रति आकर्षण कानूनी प्रणाली के सेडक्टिव और मैनिपुलेटिव नेचर को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। उसका आकर्षण जोसेफ के को उसकी कानूनी समस्याओं से विचलित करता है और उसे अदालत की जटिलताओं में और उलझा देता है। Important quotes: It's only when you admit your own guilt that you will be able to defend yourself. केवल जब तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे, तभी तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। She had attracted him by her eyes, by the way she moved, by the way she stood by the door. उसकी आँखों ने उसे आकर्षित किया था, उसके चलने के तरीके ने और दरवाजे के पास खड़े होने के तरीके ने। Key lessons: यह अध्याय कानूनी प्रणाली के करप्ट और मैनिपुलेटिव फोर्सेस को उजागर करता है, जैसे हल्ड का प्रभाव और लेनी की सेडक्शन।
जोसेफ के की अदालत में बढ़ती उलझन और लेनी के साथ उसकी बातचीत यह दिखाती है कि कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने के सभी प्रयास व्यर्थ और एब्सर्ड है। यह अध्याय उपन्यास के प्रमुख थीम्स को मजबूत करता है, जैसे पावरलेसनेस और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का नुकसान, जो एक ओवरपावरिंग और इनकॉम्प्रिहेंसिबल ब्यूरोक्रेसी के सामने होता है। Chapter 6 The Lawyer, the Factory Owner, the Painter। जोसेफ के अपनी कानूनी परेशानियों से और अधिक संघर्ष करता है और हल द्वारा उसके मामले के प्रबंधन से निराश हो जाता है। उसे एक फैक्ट्री ओनर से मिलवाया जाता है, जो उसे एक पेंटर टिटोरेली से परिचित कराता है। टिटोरेली के बारे में कहा जाता है कि उसकी कोर्ट में कुछ कनेक्शंस है। जोसेफ के टिटोरेली से उसके स्टूडियो में मिलता है, जहां उसे कोर्ट के कामकाज और एक्विटल के विभिन्न प्रकारों के बारे में पता चलता है। हालांकि यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तथाकथित एक्विटल्स भी सच्ची स्वतंत्रता का कोई भरोसा नहीं देते हैं। की कॉन्सेप्ट्स द इल्यूजन ऑफ एक्विटल। टिटोरेली समझाता है कि 3 प्रकार के एक्विटल होते हैं: डेफिनिट एक्विटल, अपैरेंट एक्विटल और प्रोट्रैक्शन, और ये सभी अनिश्चितता से भरे होते हैं। यह दर्शाता है कि कानूनी प्रणाली एक बंद लूप है, जिसमें कोई वास्तविक एस्केप नहीं है। द करप्ट नेचर ऑफ द कोर्ट। टिटोरेली के द्वारा अदालत की कार्यप्रणाली का वर्णन कानूनी प्रणाली की गहरी करप्ट और आर्बिट्रेरी नेचर को उजागर करता है। अदालत की शक्ति सर्वव्यापी है, और यहाँ तक कि जो लोग प्रणाली के भीतर कनेक्शंस रखते हैं, वे भी इसके परिणामों को मीनिंगफुल तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते। आर्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। टिटोरेली का पेंटर होना यह प्रतीकात्मक है कि कैसे कला वास्तविकता को रिफ्लेक्ट और डिस्टोर्ट करती है। Chapter 7 The Cathedral। इस अध्याय में जोसेफ के को एक क्लाइंट से मिलने के लिए एक कैथेड्रल बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि कैथेड्रल खाली है, सिवाय एक पुजारी के जो उससे बात करना शुरू करता है। पुजारी उसे एक पैराबल सुनाता है, जिसे बिफोर द लॉ के नाम से जाना जाता है। यह पैराबल न्याय की अप्राप्यता और कानून में प्रवेश पाने के प्रयासों की व्यर्थता पर आधारित है। यह कहानी जोसेफ के पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे उसकी निराशा और असहायता और बढ़ जाती है। की कॉन्सेप्ट्स द पैराबल ऑफ बिफोर द लॉ। पुजारी की पैराबल में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन कानून के दरवाजे के बाहर इंतजार करता है, और अंत में उसे पता चलता है कि यह दरवाज़ा केवल उसके लिए था,
लेकिन अब वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह पैराबल उपन्यास के केंद्रीय थीम्स को एनकैप्सुलेट करता है: एलियनेशन, न्याय की अप्राप्यता और मानव अस्तित्व की एब्सर्डिटी। द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। पैराबल और कैथेड्रल की सेटिंग इस विचार को बल देती है कि न्याय कुछ दूरस्थ और पवित्र चीज है, लेकिन अंततः साधारण लोगों के लिए अप्राप्य है, जैसे कि जोसेफ के एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर। पुजारी के साथ जोसेफ के की मुलाकात और पैराबल उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को और गहराई से दर्शाती है, क्योंकि उसे अपनी स्थिति की निराशाजनकता का और अधिक एहसास होता है। यह अध्याय उसके संघर्ष की व्यर्थता के बारे में उसकी बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। Important quotes. The door was meant only for you. Now I am going to shut it. यह दरवाजा केवल तुम्हारे लिए था। अब मैं इसे हमेशा के लिए बंद करने जा रहा हूँ। It is not necessary to accept everything as true. One must only accept it as necessary. हर चीज को सत्य के रूप में स्वीकार करना जरूरी नहीं है, बस इसे आवश्यक मानना जरूरी है। Key lessons. Before the Law की पैराबल उपन्यास के केंद्रीय थीम्स को उजागर करती है, खासकर न्याय की अप्राप्यता और एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिस्टम में प्रवेश पाने के प्रयास की व्यर्थता को। जोसेफ के की बढ़ती निराशा और एलियनेशन काफ्का के एग्जिस्टेंशियल थीम्स को दर्शाती है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अपने संघर्ष की एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस को समझने लगता है। यह अध्याय इस विचार को बल देता है कि कानूनी प्रणाली, ठीक उसी तरह जैसे पैराबल में कानून, एक अनअटेनेबल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो निराशा की ओर ले जाती है, न कि समाधान की। Chapter 8 The End. उपन्यास का समापन जोसेफ के की कानूनी प्रणाली के साथ अंतिम टकराव के साथ होता है। उसके 31वें जन्मदिन की शाम, दो व्यक्ति उसके अपार्टमेंट में आते हैं और उसे शहर के बाहर एक परित्यक्त खदान में ले जाते हैं। बिना किसी स्पष्टीकरण के, वे उसे मारने की तैयारी करते हैं। जोसेफ के थोड़ी प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह अपनी स्थिति के एब्सर्डिटी पर विचार करते हुए हार मान लेता है। अपनी अंतिम घड़ियों में वह कुत्ते की तरह मारा जाता है। यह वाक्यांश उसके फेट की डिह्यूमनाइजेशन और सेंसलेसनेस को एनकैप्सुलेट करता है। Key concepts. The absurdity of existence. अंतिम अध्याय उपन्यास के सेंट्रल थीम को और गहराई से उजागर करता है। एब्सर्डिटी। जोसेफ के की मृत्यु, बिना किसी वास्तविक कारण या औचित्य के, इस बात को दर्शाती है कि एक डिह्यूमनाइजिंग सिस्टम में जीवन कितना सेंसलेस और मीनिंगलेस हो सकता है। डिह्यूमनाइजेशन। जोसेफ के की एग्जीक्यूशन बिना किसी सम्मान या गरिमा के की जाती है, जिससे कानूनी प्रणाली में होने वाली डिह्यूमनाइजेशन को उजागर किया जाता है। उसकी मौत एक जानवर की तरह होती है, जो उसकी मानवता के पूरी तरह से नष्ट होने को दर्शाती है। रेजिग्नेशन टू फेट। जोसेफ के अंतिम क्षण उसके रेजिग्नेशन को प्रतीक करते हैं। स्थिति के अन्याय के बावजूद उसके पास अब प्रतिरोध करने की ताकत या इच्छा नहीं बची है, जो ऑप्रेसिव सिस्टम की अल्टीमेट जीत का प्रतीक है। Important quotes. Like a dog, he said, it was as if the shame of it must outlive him. कुत्ते की तरह उसने कहा, ऐसा लगा जैसे यह अपमान उसके मरने के बाद भी जीवित रहेगा। But the hands of one of the partners were already at Joseph K's throat, while the other pushed the knife deep into his heart and twisted it there twice. लेकिन उनमें से एक का हाथ पहले से ही जोसेफ के गले पर था, जबकि दूसरे ने चाकू को उसके दिल में गहराई तक घोंपा और उसे 2 बार घुमाया। Key lessons. उपन्यास का समापन काफ्का के एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्सर्डिटी और जीवन की मीनिंगलेसनेस को रीइंफोर्स करता है,
जो एक डिह्यूमनाइजिंग और इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिस्टम के भीतर होता है। जोसेफ के की मौत इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करने या करप्ट और आर्बिट्रेरी कानूनी प्रणाली में न्याय पाने में असफल रहता है। अंतिम अध्याय पाठक को डिस्पेयर और फ्यूटिलिटी की भावना से छोड़ता है, क्योंकि जोसेफ के बिना किसी समाधान या समझ के अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, जो काफ्का के एग्जिस्टेंशियल थीम्स को और गहराई से उजागर करता है। Conclusion: The Trial's exploration of existentialism and bureaucratic absurdity. The Trial मानव अस्तित्व की गहराई से एक्सप्लोरेशन करता है, जिसमें एलियनेशन, एब्सर्डिटी और मीनिंग की खोज जैसी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स प्रमुखता से है। काफ्का द्वारा जोसेफ के का फेसलेस और डिह्यूमनाइजिंग कानूनी प्रणाली के साथ संघर्ष मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज की तीखी आलोचना और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के नुकसान का प्रतीक है। पूरे उपन्यास में काफ्का ने पावरलेसनेस, न्याय की अप्राप्यता और एक सर्वव्यापी सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस की व्यर्थता के थीम्स को गहराई से छुआ है। उपन्यास की एम्बिग्यूअस और ओपन एंडेड प्रकृति विभिन्न इंटरप्रिटेशंस को आमंत्रित करती है, जैसे कि यह टोटलिटेरियनिज्म की आलोचना हो या जीवन की एब्सर्डिटी पर एग्जिस्टेंशियल कमेंट्री। अंततः दी ट्रायल पाठकों को अनीज और कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में छोड़ देता है, जो उन्हें न्याय की प्रकृति, समाज में व्यक्ति की भूमिका और अक्सर इनकॉम्प्रिहेंसिबल दुनिया में मीनिंग के लिए एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। काफ्का का काम टाइमलेस और रेलेवेंट है, जो विभिन्न पीढ़ियों और संस्कृतियों में पाठकों के साथ गहरे स्तर पर रेसोनेट करता है।